नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस लिमिट। देखिए, आपने सोशल मीडिया में बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि यदि आपने इतना पैसा अपने करंट अकाउंट में जमा कर दिया तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा या फिर इतनी ट्रांजेक्शन्स करने पर आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन हम इन सब वीडियो की पुष्टि नहीं करते। हम आपको सिंपल दो एक्ट्स के अकॉर्डिंगली बताएंगे कि आपके करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस लिमिट क्या होती है। देखिए, हम कवर करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यानी इन दोनों एक्ट के तहत आप अपने करंट अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट होता क्या है। देखिए, करंट अकाउंट आपके बिजनेस अकाउंट्स के लिए बैंकिंग द्वारा एक अकाउंट निर्धारित किया गया है जिसमें आप कोई भी राशि अपनी जमा कर सकते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं। यानी इसमें कोई भी राशि जमा और विड्रॉल की कोई भी लिमिट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कुछ नियम है, उन नियम की हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस लिमिट्स के बारे में बात करेंगे एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कोई भी जो अमाउंट है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया। यानी आप बैंकिंग में या अपने करंट अकाउंट में जितना मर्जी चाहे पैसा वो जमा कर सकते हो। हालांकि जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, बैंक द्वारा उस ट्रांजैक्शंस की ड्यू डिलिजेंस करनी होगी। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जो अपने करंट अकाउंट में कर रहे हो, बैंक द्वारा यह निर्धारित करना होगा कि वो ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है या नहीं। और यदि वो ट्रांजैक्शंस जेन्युइन बैंक को नहीं लगती तो बैंक उस ट्रांजैक्शंस को फर्दर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको रिपोर्ट कर सकता है। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकों को यह पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि वो कोई भी करंट अकाउंट में जो उसके डिपॉजिट या विड्रॉल की जो लिमिट है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए हर बैंक अपने कस्टमर को डिफरेंट टाइप ऑफ करंट अकाउंट ऑफर करता है। यानी जो कस्टमर्स की ट्रांजैक्शंस की नीड होती है, जो उनकी लिमिट्स होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो कस्टमर्स को अलग अलग तरह के करंट अकाउंट ऑफर करता है। यदि आप इसे डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी SBI की जो करंट अकाउंट सीरीज है उसको आप देख सकते हैं। इसमें हमने SBI के डिफरेंट टाइप ऑफ करंट अकाउंट के बारे में बताया है और उनमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस लिमिट्स है इनके बारे में डिटेल में बताया है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 किसी भी करंट अकाउंट में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करने से मना नहीं करता। हालांकि ये बैंक को गाइड करता है कि यदि किसी करंट अकाउंट में 50 लाख से एक वित्त वर्ष यानी किसी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा होते हैं तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाए। इसके साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 269 ST पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि यदि आप 2 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करोगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। देखिए, सेक्शन 269 ST के अकॉर्डिंगली किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिन 2 लाख या उससे अधिक नगद राशि प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। अब यह सीमा एक ही लेन देन या एक ही अवसर से रिलेटेड लेन देन पर भी लागू होती है। तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 4,50,000 का कोई सामान बेचता है और उसके 3 बिल 1.5 लाख के काट देता है तो फिर ये अंडर सेक्शन 269 ST का वायलेशन होगा। अब इसके साथ साथ आप कोई वस्तु 3 लाख रुपए की बेचते हैं और 1.5 लाख रुपए एक दिन और 1.5 लाख रुपए अगले दिन प्राप्त करते हैं तो भी ये जो है कानून का उल्लंघन होगा। अब मान लीजिए शादी के लिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए जो है कैटरिंग के लिए लिए, 1.5 लाख रुपए सजावट के लिए लिए और 1.5 लाख रुपए जो है उसने टेंट के लिए ले लिए। अब ये भी कानून का उल्लंघन माना जाएगा क्योंकि जो ओकेशन है वो तो एक ही है। यानी शादी एक ओकेशन है और उस ओकेशन के लिए उसने डिफरेंट हेड के अगेंस्ट कैश में पैसा ले लिया है। अब अंडर सेक्शन 269 ST के अकॉर्डिंगली कोई भी इंडिविजुअल सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही कैश ले सकता है। इसके ऊपर यदि वो लेता है तो उसको भारी जुर्माना लगता है और बहुत ही हैवी पेनल्टी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके लिए दी गई है। लेकिन यहाँ पे याद रखना होगा ये इंडिविजुअल के लिए है बल्कि बैंक के लिए नहीं है। अब बैंक में आप कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं,
इसका जो है इस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं यदि हम बात करें लोन की इंस्टॉलमेंट की, तो लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो 2 लाख रुपए के नीचे आप कैश में दे सकते हैं। यहां इनकम टैक्स ने क्लैरिफाई किया है, जैसे शादी का एक ही ओकेशन था, इस तरह लोन की आप जितनी मर्जी ईएमआई है वो कैश में पे कर सकते हैं। इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ही ओकेशन नहीं मानेगा। तो दोस्तों 2 लाख की ट्रांजेक्शन आप कभी भी बैंक में कर सकते हैं। यदि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। इस ट्रांजेक्शन करने से आपके घर कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कैश विड्रॉल के नए नियम के बारे में। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अंडर सेक्शन 194N अब जो है कैश विड्रॉल यदि आप 1 करोड़ से ऊपर करवाते हैं तो बैंक द्वारा 2% जो टीडीएस है वो काट लिया जाएगा। इसमें भी यदि आपने लास्ट 3 ईयर्स में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर जो है 20 लाख के ऊपर यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं तो 2% टीडीएस काट लिया जाएगा, और 1 करोड़ के ऊपर यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं तो उस पे 5% जो टीडीएस है वो काट लिया जाएगा। अब अंडर सेक्शन 194N जो आपका टीडीएस काट लिया गया है वो आपकी इनकम में कभी भी ऐड नहीं होगा, पर जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप उस अमाउंट को अपने टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आप अपने करंट अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस लिमिट है उसको समझिए। इसके अलावा जो बैंकिंग में आप करंट अकाउंट चूज करते हैं उस करंट अकाउंट के अकॉर्डिंगली भी जो करंट अकाउंट में फैसिलिटीज बैंक दे रही है, यानी यदि आप 5000 AMB वाला करंट अकाउंट चूज करते हैं तो हो सकता है कि बैंक आपको 2 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट की लिमिट दे। वहीं यदि आप 10 लाख वाला AMB चूज करते हैं तो बैंक आपको 1 करोड़ से ज्यादा यानी 1 करोड़ या 2 करोड़ कैश डिपॉजिट की लिमिट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा करंट अकाउंट चूज किया है। अब आपको जो इनकम टैक्स की जो लिमिट है या जो बैंक के अकाउंट की लिमिट है इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, बैंक के अकाउंट की जो लिमिट है वो प्रोडक्ट का फीचर है, वहीं जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो बैंकों को निर्धारित करना है कि यदि उससे ज्यादा पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है तो जो बैंक है वो इनकम टैक्स को आपके बारे में सूचना देंगे। अब यदि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको जो ट्रांजैक्शन लिमिट ब्रीच हो जाती है और बैंकों द्वारा आपका जो अकाउंट है वो इनकम टैक्स में रिपोर्ट कर दिया जाता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको करना क्या है, आपको बस जो है उस साल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हुई है और जो आप अपनी रिटर्न में सेल दिखा रहे हैं वो सेल आपके जो अकाउंट में जितना कैश डिपॉजिट हुआ है उससे ज्यादा हो। और यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और बैंक द्वारा इनकम टैक्स को सूचित कर लिया जाता है तो भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको सिर्फ यही नोटिस भेजता है कि ये जो आपकी बैंकिंग में ट्रांजैक्शंस हुई है आप अपनी रिटर्न दिखाइए, और यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो जल्दी अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। इसलिए यदि कभी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ भी जाता है तो उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न फाइल करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करें। तो दोस्तों यहाँ हमने डिटेल में समझा कि आपकी करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस लिमिट क्या होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया को सब्सक्राइब करें।